नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के YouTube चैनल पर। तो आज है 28 मई 2026, है ना। और आपको पता है कि रोज की तरह हम आज भी द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। आज भी, कल भी 5 टॉपिक्स थे, आज भी 5 टॉपिक्स हैं। एंड हाँ, एक बात, कल थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी। आई होप आज वॉइस एको नहीं कर रही होगी। अगर आज भी वॉइस एको करेगी तो फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे और इस चीज को ठीक करेंगे, है ना। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं पहले बता देता हूँ कि ये सेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, कोई डिफेंस का एग्जाम हो, सीडीएस एनडीए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, कोई पीसीएस का एग्जाम हो, आपके लिए सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सेशंस के थ्रू आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किसी भी टॉपिक को लेकर, है ना। आपको पता है हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रोज उठाते हैं। कोई पॉलिटी से रिलेटेड होता है, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हम टॉपिक्स उठाते हैं। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लेक्चर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स कवर नहीं करवा रहा कि द हिंदू में जो आ गया बस वो पढ़ा दिया और बात खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और उसमें से कोई स्टैटिक का रिवीजन हो सकता है तो मैं आपको वो भी करवा देता हूँ, जो आपके स्टैटिक का पोर्शन कवर करने में आपको काफी हेल्प करेगा करंट अफेयर्स के थ्रू, है ना। जैसे कल हमने एंटी डिफेक्शन लॉ का एक टॉपिक था, उससे रिलेटेड मतलब कि एक आर्टिकल आया था। तो हमने क्या किया, हमने स्टैटिक रिवीजन कर लिया उस शेड्यूल 10 का एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ आपको यहाँ पे विद टाइम देखने को मिलेगी, है ना। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आपकी डेली बेसिस पे आप नई नई चीजें पढ़ोगे, मतलब कि हर तरीके से उसे समझने की कोशिश करोगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखोगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखोगे, प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ मेरा जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। मैं फालतू के कोई भी आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसाने वाला, है ना। मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। साथ ही साथ एमसीक्यूज अगर आपको डेली बेसिस पे करने, मतलब कि इन्हीं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, भाई पढ़ले का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं रोज 2 से 3 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो मैं करवाता हूँ द हिंदू का एनालिसिस, उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्टली ना मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे और पीडीएफ भी वहीं पे अपलोड होती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ, टॉपिक्स की तरफ। देखो, अगर वॉइस में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो मैं इतना कहूंगा कि मैं कल का लेक्चर देख रहा था, 1.25 या 1.35 पे जैसे आप स्पीड को कर लोगे या 1.5 पे, वो अपने आप ठीक हो जा रही है। आई डोंट नो हाउ, बट हो जा रही है। बट देखते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फिर से आती है, आज का लेक्चर मैं देखूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आएगी तो फिर कैमरा का कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस कैमरा की वजह से हो रही है। ठीक है, इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव देखेंगे। चलो, आज के हम मतलब कि टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिजिटाइजेशन। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो एस्टोनिया है उसने अपना सारा का सारा जो गवर्नमेंट प्रोसेस है वो डिजिटाइज कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि ये कंपैरिजन यहाँ पे करा गया है कि एस्टोनिया क्या कर रहा है। एस्टोनिया ने तो सारा गवर्नमेंट प्रोसेस अपना जो है, इवन दो डाइवोर्स तक डिजिटाइज कर दिया, बट इंडिया के अंदर जो एप्स आ रही हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट को इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो है टैरिफ टू कार्बन, द न्यू रूल्स शेपिंग इंडियाज ट्रेड। ठीक है, ये क्या है कि अभी क्या हुआ है कि यूरोप ने कार्बन टैक्स लगाया। ठीक है, आपको पता है। अब उस कार्बन टैक्स के चलते इंडिया का जो ट्रेड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्लोबल क्राइसिस डिमांड मोर देन सिटीजन सैक्रिफाइस। इसमें क्या है कि एक्चुअली ये बताया गया कि मोदी जी आए,
है ना। मोदी जी ने हमसे बोला कि आप हमसे 7 बातें करिए, मैं चाहता हूँ कि आप ये 7 चीजें करिए कि आप गोल्ड ना खरीदें, आप स्वदेशी चीजों पर डिपेंडेंट हो। साथ ही साथ ये बोला गया कि आप ज्यादा ट्रैवल मत करें, है ना। मतलब ये सारी चीजें ऐसे बोली गई। तो वहीं पर इसी आर्टिकल में थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है कि आप सिटीजन के सैक्रिफाइस चाहते हैं, विच इज वेल एंड गुड, ठीक है, सिटीजन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पर साथ ही साथ आपको अपनी पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन से सैक्रिफाइस करवाना ही एक राइट वे नहीं है इस ग्लोबल डिसरप्शन से टैकल करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे भी क्रिटिसाइज किया गया है। तो कैसे क्रिटिसाइज किया वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। देन द बैटल अगेंस्ट एआई मिस इन्फॉर्मेशन। अभी चैट जीपीटी ने एक नया मतलब मॉड्यूल टाइप निकाला है, जिसमें मतलब टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से लगेगा, लाइक कि इस तरीके की थीम्स हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट बनाना चाहे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ही एक अपना आपका न्यूज़पेपर चलता है, मतलब कि उसमें आप डिफर नहीं कर पा रहे कि वो एक्चुअल न्यूज़पेपर है या फिर वो कोई फेक न्यूज़पेपर है। मतलब कि एक टेम्पलेट मैंने बताया, बट ऐसी ही चीजें इसके ही अराउंड उन्होंने क्या किया, एक ऐसी ही एक मॉड्यूल निकाला है, ठीक है। तो उसी को लेकर फिर क्या एआई की मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फैल रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि अगर हमें विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है, 2047 तक का हमारा टारगेट है, तो हमें एआई जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, प्लस उससे रिलेटेड लीगल इश्यूज जो सामने देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज सेफ नहीं है, ठीक है, तो वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक बेनिफिट नहीं करेगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो क्या करेगी, बेनिफिट करने से ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके बाद विमेन लिव लॉन्गर बट स्पेंड मोर ऑफ दोज ईयर्स विद इलनेस, ठीक है। ये बताया गया कि जो विमेन है, ठीक है, इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि किस तरीके से विमेन लंबा तो जीती हैं, बट एक हेल्दी लाइफ वो लंबी नहीं जीती, है ना। तो मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में यहाँ पर एक डिफरेंस बताया गया है, और विमेन को सेंटर रखा गया इस पूरे आर्टिकल का, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे, ओके। अब हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, विच इज पार्शियल डिजिटाइजेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमने अपनी पब्लिक सर्विसेज को डिजिटाइज जरूर किया, है ना। जैसे आपको पता है कि स्वच्छता ऐप आई थी, है ना। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है ई सनद पोर्टल आया था, ठीक है। मतलब ये सारी जो एप्स निकाली जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, ये क्यों निकाली जाती है, ताकि पब्लिक को हेल्प मिले, ठीक है। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है, कि स्वच्छता ऐप जो है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट करी, बट उस कंप्लेंट का कोई निवारण नहीं हुआ। मतलब कि वो कंप्लेंट जो है मेरी, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, एंड 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही बताई गई है इस आर्टिकल में कि हमने मतलब कि न्यू एप्स और नई पब्लिक सर्विसेज, डिजिटाइज पब्लिक सर्विसेज लॉन्च तो करी है, ठीक है, बट क्या है कि उसको वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर नहीं है, इट इज पुअरली इंटीग्रेटेड, ठीक है, एंड इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट, कि अब वो ढंग से काम नहीं कर रही। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही कि आपने कोई ऐप नहीं निकाली या आपने कोई काम नहीं करना चाहा, प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में। और वहीं पर कंपेयर किया गया है, एक एस्टोनिया का इसमें एग्जांपल दिया गया है, जिसने अपनी सारी की सारी जो सिटीजन सर्विस है उसे ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है सक्सेसफुली। इवन दो लास्ट चीज इस आर्टिकल में लिखी थी, बट यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं करी है, बट उसमें ये भी बताया गया कि एस्टोनिया ने डाइवोर्स तक को क्या कर दिया है, डिजिटाइज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि क्या है कि जब भी कोई भी चीज डिजिटाइज करी जाती है, कोई भी पब्लिक सर्विस डिजिटाइज करी जाती है, तो उससे एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि करप्शन कम हो जाता है। कैसे, जो मिडिल मैन का काम है, लाइक पहले जो लाइसेंस थे वो आपको आरटीओ में जाके बनाने पड़ते थे, मैंडेटरी था, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं था, बट अब वो ऑनलाइन हो चुका है। तो अब क्या है कि अब मिडिल मैन का जो काम था वो खत्म हो गया। बट आप इस बात को भी समझो कि मिडिल मैन का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास लिटरेसी ही नहीं है,
कि अगर कोई भी ऐप लॉन्च करी गई, कोई भी साइट लॉन्च करी गई है, तो उसे यूज कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही सारी बात इस आर्टिकल में करी गई है कि पार्शियल डिजिटाइजेशन की बात करी गई है कि डिजिटाइजेशन तो हो गया है बट इट इज पार्शियल। क्यों? कोई भी चीज लॉन्च कर दी गई है बट लोगों के पास लिटरेसी नहीं है, तो जिस चीज के लिए उसे लाया गया था वो काम कैसे पूरा होगा? तो मतलब पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐप लॉन्च करी गई है, साइट लॉन्च करी गई है, तो वो प्रॉपरली वर्क भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप उसे लेके आ गए और उसके बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है कि लोग उसे यूज ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो इसी के अराउंड ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। और यही बातें यहाँ पे करी गई है कि पुअर यूजर एक्सपीरियंस है ना, डेटाबेस हाईली वल्नरेबल टू डेटा लीक्स है ना, डेटा लीक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका कोविन ऐप पे कोविड के टाइम पे आपने मतलब कि अपना सारा डेटा उसमें डाला था, बट बीच में न्यूज आई थी आज से 1.5 साल पहले कि कोविन का जो डेटा है वो लीक हो गया। ठीक है, तो मतलब डेटा लीक्स भी हमें देखने को मिलती है। इसके लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है CERT इन, बट वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगा बट आर्टिकल ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? टैरिफ्स टू कार्बन, द न्यू रूल्स शेपिंग इंडियाज ट्रेड। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो यूरोपियन यूनियन है वो एक नया टाइप का मैकेनिज्म लेके आए जिसको बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, ये एक टाइप का कार्बन टैक्स है। ये क्या है? एक टाइप का कार्बन टैक्स है। इसमें क्या करा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा था। जैसे मान लो ये यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अपने यूरोप के अंदर तो इस तरीके के इनिशिएटिव, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे थे जिसकी वजह से जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जो कार्बन जो है, कार्बन एमिशन जो है वो कम मतलब कि बाहर हमें मतलब उसका एमिशन जो है वो कम हो रहा था। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कार्बन एमिशन कम करा जा रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है तो उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन के जो रेट है वो बढ़ गए होंगे। बट वहीं पर क्या हो रहा है, जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया मान लो, चाइना मान लो, वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपनी इस कार्बन एमिशन को कम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे देश में या बाकी देश में जो यूरोपियन यूनियन के बाहर है वहां पर उस तरीके से मतलब कि कार्बन एमिशन को नहीं रोका जा रहा, उस तरीके के स्टैंडर्ड्स नहीं है जिस तरीके के यूरोप में है। तो यहां से जो माल बन के आ रहा है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो सस्ती है। तो अब क्या हो रहा है कि जब वो यूरोपियन मार्केट में आ रही है तो जो यूरोपियन प्रोडक्शन है वो उससे compete नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रीन प्रोडक्शन की तरफ बहुत काम किया है, नई नई टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट किया, तो इनकी प्रोडक्शन महंगी है और यहाँ से सस्ती प्रोडक्शन आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि इन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वो लेके आए। इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, फिर उसको एक मैथमेटिकल वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और उस मैथमेटिकल वैल्यू के ऊपर फिर क्या किया जाएगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, उस पर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से प्रोडक्शन के रेट बढ़ गए थे, ठीक है, वही इनके साथ सेम होगा। बट क्या है कि एक टाइप का टैक्स इसीलिए है कि क्योंकि आपने उस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं किया, इस वजह से आप जितना भी एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इकोनॉमिक वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो ये है पूरा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसमें ये बताया गया है कि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा वो चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई है, बट उससे पहले आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पहले वो समझाया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो टैक्स है इट इज बेस्ड ऑन पॉल्यूशन क्रिएटेड ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको बोला प्रोडक्शन के टाइम पर जब वो बनाया जा रहा है उस टाइम पर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जितना वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसे एक मैथमेटिकल वैल्यू दी जाएगी, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू डिसाइड करी जाएगी जिस पर बेस्ड वो टैक्स होगा। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश की कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,
सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाइड्रोजन हो गई। और हम स्टील एंड एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी करते हैं। अब अगर ये टैक्स लग जाता है, मतलब कि 1 जनवरी से इसको मतलब ये डेफिनेटिव फेज में आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आप इस बात को अगर समझेंगे, स्टील और एल्यूमिनियम ही क्यों इंपॉर्टेंट है, एक फर्टिलाइजर भी है, वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि इंडिया फिनिश्ड स्टील का लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर है, साथ ही साथ हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के। और यही प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं। और अगर यूरोपियन यूनियन ने ऐसा टैक्स लगा दिया है तो अब क्या होगा, अब इन चीजों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे, अब ये और ज्यादा महंगे हो जाएंगे उन यूरोपियन कंट्रीज में जाकर। और अब क्या है कि हमारे लिए कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे देश के प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। समझे इस चीज को। तो इस वजह से ये जो टैक्स है, या फिर मैं बोलूं ये जो मैकेनिज्म है, ये ग्लोबल वार्मिंग को फाइट तो कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये एक इकोनॉमिक हर्डल के तरह सामने आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे इंडिया के ऊपर एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे? डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपने देख लिया, ठीक है। क्या है डायरेक्ट इम्पैक्ट? कि हम डायरेक्टली जो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे इस मैकेनिज्म की वजह से, इस टैक्स की वजह से, ठीक है। बट वहीं पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं पर क्या है, इसको पहले सेट कर देते हैं। हाँ, वहीं पर क्या है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, अभी देखो क्या है कि हम एक बहुत बड़ा जो चंक है हमारी फर्टिलाइजर्स का, वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आपको पता है जिस तरीके के अब एग्जाम्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि देखो, चाइना तो एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्री में भी, ठीक है, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में भी। अब क्या होगा अगर चाइना को अपने मतलब जो उसका मटेरियल है, फर्टिलाइजर मान लो कि उसको अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, जिससे कार्बन एमिशन कम हो। अब क्या है कि अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका फर्टिलाइजर जो है उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आपको अपना जो मटेरियल है वो कॉम्पिटिटिव बनाना है, उसकी वजह से आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, इसकी वजह से आपके प्राइसेस बढ़ गए। बट वही इंक्रीज्ड प्राइसेस वाला जो आपका प्रोडक्शन है वो आप इंडिया में भी तो देंगे। तो अब क्या है कि इनडायरेक्टली, क्योंकि चाइना को क्या करना था, चाइना को अपना जो प्रोडक्शन था, अपना जो मटेरियल था वो कॉम्पिटिटिव बनाना था, उसकी वजह से अब इंडिया को भी सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। एंड फर्टिलाइजर का मतलब मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर हैं फर्टिलाइजर के, ठीक है। और हमारे जो मेन चैनल्स हैं जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वो यही है, इजिप्ट, रशिया, मोरक्को, चाइना, ठीक है, जो यूरोप में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो यूरोप में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अब जो इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको या तो फिर लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स में मतलब कि काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली टैक्स लगेगा तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे, या तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ेगा ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ, ताकि उनके ऊपर ये टैक्स ना लगे, ठीक है। दो में से एक काम उनको करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इस आर्टिकल में कुछ नहीं था, आप जब हिंदू पढ़ेंगे द हिंदू तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्लासेस ही इनफ है, तो देखो मैंने हर चीज समझा दी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं समझा देता हूँ। तो अगर आप पढ़ेंगे अपना मतलब कि आपको पता है कि एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन भी आता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लेना, बट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इट इज सफिशिएंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी वो लगे इंडिया के लिए क्या बात है, इंडिया आगे क्या कर सकता है। तो यहाँ पर इंडिया के पास दो अप्रोच है, या तो हम लोकल चेंजेस करें। लोकल चेंजेस कैसे करेंगे,
ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर या तो फिर हम क्या करें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर काम करें। एंड हम क्या करें इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में आपको पता है कि बात चल रही है, किस चीज की बात चल रही है, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेड टाइज की। ठीक है, तो अब क्या है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टाइज बन रहे, इकोनॉमिक टाइज बन रहे हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि आपने जो मैकेनिज्म आप लेके आए हैं, जो आप टैक्स लगा रहे हैं, इट इज गुड, इट इज वेल एंड गुड, बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड फेज वाइज मैनर में आप ये टैक्स लगा सकते हैं, है ना। जब हम किसी के साथ इकोनॉमिक टाइज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे डिप्लोमेसी का एक जिसे हम कहते हैं कि गैप होता है। ठीक है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसे यूज किया जा सकता है। ठीक, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू भी हम अपने लिए थोड़ा सा फायदा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वही है, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हमें लेके आने, वही कि हमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उस पर इन्वेस्ट करनी है, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ हम अपने फर्टिलाइजर की जो मार्केट है उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट जगह से इंपोर्ट कर सकते हैं जहां पर हमें थोड़ा सस्ता माल मिले। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम डोमेस्टिक सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, है ना। तो मतलब कि हम मेक इन इंडिया के थ्रू फर्टिलाइजर्स को क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। इससे ज्यादा इस मतलब कि आर्टिकल में और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़, इसे सेट कर लेते पहले। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस डिमांड मोर देन सिटीजन सैक्रिफाइस। ठीक है, इस आर्टिकल को भी देखेंगे। बस एक बार पानी पी ले तो थोड़ा सा गला सूख गया। ठीक है, फिर इस आर्टिकल को देखो। अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 अपील करी थी लोगों से, है ना। 7 अपील कौन कौन सी थी? जैसे उन्होंने बोला था कि आप क्या करें, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े, लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करें, फॉरेन प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, है ना। वही स्वदेशी वाला जो कब से चलता हुआ आ रहा है, 1905 के बाद से। बोला कि आप एनर्जी को कंजर्व करिए। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करिए, फ्यूल्स को कम यूज करिए, है ना। गाड़ियों से अगर आप कहीं जाते हैं तो पूलिंग करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि वो जगह पास है तो आप पब्लिक मतलब कि ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। मतलब इन सारी चीजों के बारे में बात करी। फिर उसके बाद बोला कि अननेसेसरी जो फॉरेन ट्रैवल्स है उन्हें आप क्या करिए, उन्हें आप निग्लेक्ट करिए। और जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा देश का ट्रैवल है, मतलब कि देश के अंदर ही आप ट्रैवल करिए। ठीक है, ऐसी बात करी गई। फिर बोला गया कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है उसे प्रायोरिटाइज करिए, वही मतलब कि हमारे देश के अंदर आप ट्रैवल करिए। लोकल इनोवेशन को आप सपोर्ट करिए, है ना। लोकल इनोवेशन का मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है उन प्रोडक्ट्स को ही आप खरीदिए। और जब, क्योंकि होता यही है ना कि अगर मैं अपने देश के अंदर के सामान को खरीद रहा हूँ जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तभी और लोग आएंगे उसमें इन्वेस्ट करने, है ना। नहीं तो अगर मुझे पता है कि मेरा सामान जो देश के अंदर बन रहा है वो बिक नहीं रहा, तो फिर उसके अंदर और ज्यादा इनोवेशन कैसे होगी? नहीं होगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ बोला गया है कि जितना आप घर से बैठकर काम कर सके, मतलब कि रिमोट वर्किंग की बात करी गई, रिमोट लर्निंग की बात करी गई, स्कूल्स को भी रिमोटली वर्क करने के लिए बोला गया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। ऐसा क्यों बोला गया? आपको पता है कि यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से हमें ट्रेड डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, एनर्जी डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि हर तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इस वजह से ऐसा नरेंद्र मोदी जी का कहना है। ठीक, बट यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं, ठीक है, राइटर कहते हैं कि जो पब्लिक रिएक्शन है वो दो तरफा था। एक तो ये था कि जो एक मतलब कि जो जनता थी, एक तरफ की जनता जो थी वो ये कह रही थी कि यस इट इज अ गुड थिंग, हम स्वदेशी सामान को खरीदें, हम एनर्जी को कंजर्व करें, ये तो हमें करना ही चाहिए, तो हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, चाहे मतलब कि इस टाइप की अनसर्टेनिटी हो या ना हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी जो ये बोल रही थी कि
इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैक्रिफाइस करने की, ये सिटीजन्स की ही नहीं है। जैसे कि लोकल इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सरकारी दफ्तर में जा रहा हूँ सपोर्ट के लिए और वहां पर मुझे क्या बोला जा रहा है, मुझे वहां पर बोला जा रहा है कि कल आइएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ डोमेस्टिक टूरिज्म जिसकी मोदी जी ने बात करी, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करी गई है, अगर मतलब सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ जाए तो सरकार को फेयर जो है वो सस्ते भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुबई जाने की टिकट और मेघालय जाने की टिकट जो है वो सेम अमाउंट की है एंड हम एक्सपेक्ट करें, सरकार एक्सपेक्ट करे सिटीजन से कि हम फिर भी मेघालय जाए। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक टूरिज्म के जो ट्रैवल प्राइसेस हैं वो भी कम होने चाहिए। ठीक है, फिर ये बोला गया अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल नहीं करना। ठीक है, तो ये स्टेट का भी काम है कि हमारे देश के अंदर टूरिज्म के ऊपर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि और लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, मतलब कि पब्लिक को अवेयर करना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग फॉरेन ट्रैवल कम करेंगे और डोमेस्टिक ट्रैवल ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे देश में जो जगहें हैं उनके बारे में वैसे ही नहीं पता। अब तो रील्स आ गई हैं तो पता चल रहा है लोगों को कि यहाँ पर एक पहाड़ के कोने में ये है। ठीक है, एक देश के कोने में ये है, तो लोगों का डोमेस्टिक टूरिज्म करने का जो मतलब चाहत है वो बढ़ गई है। ठीक है, नहीं तो पहले तो ये सब हो ही नहीं सकता था, तो रील्स ने इसे हेल्प किया है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है पब्लिक अवेयरनेस में। ठीक है, वहीं पे कंजर्विंग एनर्जी। अब देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो पूरे आगे आर्टिकल में यही बात करी गई है। जैसे कि मतलब कि सरकार ने हमसे 7 चीजें अपील करी है, वैसे ही राइटर कहता है कि मेरी भी ये मतलब उनका ये कहना है राइटर का कि हमारी भी 7 मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। तो वो इसी के अराउंड है, इसलिए मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, आगे आर्टिकल में आपको वही मिलेगा। तो यही बोला गया कि कंजर्व एनर्जी की बात अगर सरकार करती है तो वहीं पर सरकार का ही ये काम है कि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही इतना बढ़िया बनाती कि लोगों को क्या है कि लोगों को ऐसा लगे कि यार मैं गाड़ी से क्यों जाऊं, मैं अपनी बाइक से क्यों जाऊं, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाता हूँ, मैं बसेस से ट्रैवल कर लेता हूँ, है ना, मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर लेता हूँ। मतलब कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि फ्यूल बचे, मतलब कोई भी एनर्जी रिसोर्स बचे, तो उसमें गवर्नमेंट को भी हेल्प करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि लोगों को मतलब कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल पाए कि हम मुझे ट्रैवल करना है तो ये मेरे पास बेटर ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जैसे कि बोला गया लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, कि लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करो। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडीज भी इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ मतलब कि कॉम्पिटिटिव हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बाहर से देश में हमारे देश में आते हैं वो सस्ते होते हैं rather देन इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है, तो यही जो राइटर है वो यही बोल रहे हैं कि सरकार की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, और सिर्फ सिटीजन के सैक्रिफाइस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब वही देख लेते हैं यहाँ पे कि ये बोला गया है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है कि जो सिटीजन्स है वो टैक्सेस पे करेंगे, लॉज को ओबे करेंगे, और इन रिटर्न जो सरकार है वो पब्लिक गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगी। पर राइटर का क्वेश्चन यही है कि क्या उस तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है, और जब उसकी तरह उस तरीके से उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, जबकि लोग टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, लॉस को भी ओबे कर रहे हैं, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नेगेटिव साइड पे जाता है। ठीक है, ये वीकन होता है, मतलब कि ये और ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है कि कमजोर हो रहा है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में यहाँ पे राइटर ने बात करी है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है एक काफी अच्छी लाइन थी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं जो भी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम स्ट्रिक्टली सिर्फ इस चीज पे रिलाय करें
कि मतलब कि नेशनलिज्म पे रिलाई करे कि हाँ ये हमारे लीडर ने ये चीज बोल दी तो हमें वो करनी ही करनी है। सिर्फ इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि पहले से ही हमें इकोनॉमिक प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये राइटर का कहना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इन्फ्लेशन के चैलेंजेस को काउंटर करना है, या क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को काउंटर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हम सिटीजन है उनके सैक्रिफाइस से पूरा नहीं किया जा सकता है। वो उसके ऊपर सरकार को ही एक लॉन्ग टर्म पर काम करना पड़े, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, तो वही 7 क्रिटिकल एरियाज पर राइटर भी काम करने के लिए कहता है, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर। जैसे मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदिए, बट आप एक बात सोचिए कि मैक्सिमम लोग तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी झेल रहे हैं हमारे देश में। ठीक है, लो पेइंग गिग वर्क कर रहे हैं, कोई ओला चला रहा है, ठीक है, कोई मतलब कि कैब सर्विस दे रहा है, कोई आपको स्विगी पे दिखेगा, कोई जोमेटो पे दिखेगा डिलीवरी सर्विस देते हुए। तो मैक्सिमम लोग तो जो ग्रेजुएटेड भी हैं वो तो गिग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सोना कहां से खरीदेंगे? तो ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जब इतनी बड़ी है तो सिटीजन से ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ उनके करने से बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको भी काउंटर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में सरकार। साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोकल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ब्रेन ड्रेन भी कम होगा, मतलब हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी कम जाएगा और हमारे देश के अंदर रहकर काम करना पसंद करेगा। ठीक है, जो रिसर्च लैब्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इस तरीके का बनना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर हमारी बात करी जाए कि इंडिया जैसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमें बनाना। ठीक है, तो इसके बारे में बात करी गई। क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करी गई कि जैसे कि आप देखो कि क्लाइमेट रेजिलियंस की हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादा जो काम है वो स्टेट का है। कैसे? अगर कोई भी टाउन प्लानिंग हो रही है तो उस केस में अगर वो टाउन प्लानिंग पूर्ण तरीके से करी जाएगी तो वहां पे क्या होगा, जो फॉरेस्ट है वो कटेंगे, वेटलैंड्स जो है वो कम होंगे। आज अब गुड़गांव का हाल देखते हो, गुड़गांव का हाल ऐसा क्यों है कि हर बारिश में वहां पे पानी जम जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से बना हुआ है। वो मतलब कि वहां पर बहुत सारे पहले वेटलैंड्स हुआ करते थे, अब वो वेटलैंड्स को हटाकर वहां पे बिल्डिंग बना दी गई, बट वेटलैंड्स का काम तो है ही ना भरना। ठीक है, तो इस वजह से क्या है वहां पे पानी भरना, तो इस वजह से वहां पर क्या है कि इस तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया है कि वहां पे पानी भरेगा ही भरेगा, आप कुछ भी करें। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग ही ऐसी करो कि ऐसे एरियाज में आपकी बिल्डिंग्स ही ना बने। ठीक है, तो मतलब कि पुअर प्लान्ड सिटीज की वजह से भी हमें क्लाइमेट रेजिलियंस का जो हमारा मोटिव है वो वीक होता हुआ दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उसके बाद पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात करी जाती है कि हमें क्या करना है कि हम जो सडन रेगुलेटरी चेंजेस लेके आते हैं अपनी पॉलिसीज में, वो जो बिजनेस है और मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको डिसरप्ट करता है। ठीक है, तो वो फेयर रहे, प्रेडिक्टेबल रहे, इस वजह से हमें अपनी जो हमारे रेगुलेटरी चेंजेस हैं उनको एकदम सडन नहीं बनाना चाहिए, उनको थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक डायलॉग। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया कि डेमोक्रेसी में क्या है कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा, गवर्नमेंट उस चीज को सुने कि गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान उठ के इस बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसलिए बात कर रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, बट हमारे देश में क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूं कि मेरा देश बेहतर हो, मैं ये चाहता हूं, इस वजह से मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, सरकार तक कोई बात पहुंचा रहा हूँ और उन्हें अनपैट्रियटिक बोल दिया जाए या फिर बोल दिया जाए आप एंटी नेशनलिस्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात है कि यही सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, while civil virtues like responsible consumption are valuable, they are not a substitute for active government। कि responsible consumption हम करें, सिटीजन सैक्रिफाइस करे, इट इज वैल्यूएबल, बट ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता एक्टिव गवर्नेंस का। मतलब जो गवर्नमेंट का काम है उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका ये समझ लो कि उसके लिए उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री जरूर हो सकता है कि लोग अपने आप से ये काम करना चाहे।
ठीक है, तो ये लाइन काफी अच्छी है, इसे आप यूज कर सकते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। द बैटल अगेंस्ट एआई मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली क्या है कि चैट जीपीटी ने एक नया मतलब कि मैकेनिज्म वो लेके आए हैं, मैं बोलूं मॉड्यूल लेके आए हैं, टेक्स्ट हैवी इमेजेस। ठीक है, जो क्या करते हैं कि ऐसे न्यूज़पेपर पेजेस बनाएंगे, ऐसे रिसर्च पेपर्स बनाएंगे जो कि ऐसा लगेगा एकदम असली है, बट एक्चुअल में वो फेक होंगे, एक्चुअल में वो फेक होंगे। अब क्या है कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप इस बात को समझिए कि मान लो कुछ भी इस टेक्स्ट हैवी इमेजेस को यूज कर कर कोई भी अपना एक रिसर्च पेपर टाइप बनाता है और मान लो वो वायरल हो जाता है। अब आपको पता है जिस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती है, वो ऐसा न्यूज़पेपर देख ले जो न्यूज़पेपर की तरह ही लग रहा हो बट फेक हो, तो उनको तो ये लगेगा कि अरे वाह, ये तो न्यूज़पेपर में भी छपना स्टार्ट हो गया। तो आप सोचो कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइड किया जा सकता है हमारी देश की भोली जनता को, कैसे इस टेक्स्ट हैवी इमेजेस के थ्रू, जो कि रियल न्यूज़पेपर्स की तरह और रियल रिसर्च पेपर्स की तरह लगती है, इसमें कुछ भी लिखकर उन्हें मिसगाइड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जनता, और कई बार तो आप और मैं ही, कि अगर हमें कोई ऐसी चीज देखने को मिले तो हम उसे रीचेक नहीं करते, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई तक नहीं करते, हम मान लेते हैं हाँ ये सही होगा। ठीक है, तो हमारी देश की भोली जनता में तो मैं और आप भी आते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि विकसित भारत का हमारा टारगेट है 2047 तक। ठीक है, तो अब विकसित भारत अगर हमें बनना है तो हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर भी काम करना पड़ेगा और एक इकोनॉमिक लीडर भी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई, ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से जिस पेज पे बढ़ रही है, आप देखोगे ना, जिस पेज पे जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, उस पेज पर कंप्यूटर रेवोल्यूशन जिस पेज पे बढ़ा था, उस पेज से भी ज्यादा पेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। अब जब भी कोई चीज इतनी पेज पे बढ़ती है तो सिर्फ अच्छाई तो उसके साथ नहीं आएगी, कुछ नेगेटिव साइड भी उसके साथ आएगी। ठीक है, और कुछ लोग पीछे भी छूट जाएंगे। तो मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई स्किल सीख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, तो आप बिल्कुल करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमारा प्राइमरी फोकस है, ऐसा बोला गया, अगर हमें विकसित भारत 2047 तक बनना है तो। बट ये बोला गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो पॉलिसी मेकर्स है उनको ये भी देखना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन ये ना बढ़े इन एआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो मतलब सेलिब्रिटीज हैं वो कोर्ट मूव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं एआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनकी आइडेंटिटी को चुरा कर उनसे प्रमोशन करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उनकी वॉइस को यूज कर कर, उनकी इमेजेस को यूज कर कर, उनकी वीडियोस को यूज कर कर, एआई जनरेटेड वीडियोस को यूज कर कर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोर्ट लीगल तरीके से चाह रहे हैं कि जो भी ऐसी चीजें हो रही है वो बंद हो सके। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ना अभी तक ऐसा एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया जिससे ये बताया जा सके कि मतलब कि कोई भी ऐसी पनिशमेंट प्रॉपरली दी जा सके, ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सोशल मीडिया डिसीट जैसे कि हो रही है, मतलब कि आप समझो कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर, क्या करके एआई जनरेटेड कंटेंट देकर, जैसे कि फेक डिग्रीज बनाई जा रही है कि मैंने तो ये भी किया वो भी किया, एक फेक डिग्री बना दी जा रही है। प्लस एआई वीडियोस के थ्रू कोई भी चीज जो है जो रियल ना भी हो उसे भी रियल बना के दिखाया जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है लोगों के बीच में, जब लोगों को लगेगा कि ये पर्टिकुलर चीज तो झूठी। ठीक है, मान अब कोई रिसर्च ऐसी आती है जिसमें बताया जाता है नहीं ये सच है, तो लोग क्या उसे मानेंगे? नहीं, लोग ये सोचेंगे ये भी एआई जनरेटेड है या ये भी हमारी टेक्स्ट हैवी इमेजेस है। समझे इस चीज को? तो ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को भी सरकार को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को और इनसिक्योरिटी को कम कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है फैक्ट चेकिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, पीपल जो है जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दे रेडिली एक्सेप्ट फेक पोस्ट, क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो उस फेक पोस्ट में होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है ना। एआई कैन इजीली, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज आपको पता है कि यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में वॉर चल रही है। आज अगर कोई एआई जनरेटेड वीडियो जनरेट कर देता है, ठीक है, जो एकदम रियल लुकिंग हो, और आपको ये बोल दिया जाए कि ईरान के कैपिटल पे कर दिया गया हमला और ये आप उसे सही मान लोगे। क्यों? क्योंकि आप उसे मानना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो सच हो ना हो, बट क्या है कि आप उसे मान लेते हो, क्योंकि लोग फैक्ट चेक नहीं करते। ठीक है, फिर वही मैंने जैसे बोला, फेक डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है वो भी बनाई जा रही है इसके थ्रू, तो इस चीज को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेलिब्रिटीज है वो इंडियन हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में मूव कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी राइट्स को लेके, क्योंकि उनकी वॉइस को यूज करके, इमेजेस को यूज करके, वीडियोस को यूज कर लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर ले रहे हैं। ठीक है, एआई के थ्रू। फिर यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बनाना है। ठीक है, जिसमें कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो। ऐसा ही क्या किया गया है अभी ना, 2026 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए हैं। ठीक है, वो ही एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया वहां पे कि अगर कोई भी इलीगल एआई कंटेंट है और कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि उसे रिमूव करना है, तो वो 3 घंटे के अंदर रिमूव हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी ने पर्सनल, कोई भी पर्सनल यूजर है, उसने कंप्लेंट करी है, तो उसकी कंप्लेंट को मतलब कि उसकी कंप्लेंट सुननी है 36 आवर्स के अंदर, उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2026 में, जो एक पॉजिटिव स्टेप है इन्हीं चीजों की तरफ। ठीक है, तो अल्टीमेटली लॉज अलोन आर नॉट इनफ। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि लॉज आप कितने ही बना लो, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, अगर जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो अगर उस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करें, तो लॉस का कोई भी फायदा नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया, विमेन लिव लॉन्गर बट स्पेंड मोर ऑफ दोज ईयर विद इलनेस। ऐसा क्यों बोला गया? देखो, यहाँ पर ये है कि दो केसेस हैं। देखो, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब तो यही है कि आप कितने लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं, है ना, मतलब एवरेज निकाली जाती है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज के बिना कितने टाइम तक जीवित है। मतलब कि ऐसा है कि आपकी एज 74 है, बट 60 की एज में ही आपको एक ऐसा क्रॉनिक डिजीज हो गया था जो आपकी मतलब हेल्दी लाइफ को जिसने खराब कर दिया, तो आपका जो HALE है, मतलब कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 60 हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 हो गई। समझे इस चीज को? डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि विमेन जो है दे जर्नली आउटलिव मैन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल से ज्यादा है। फीमेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 76 ईयर्स। ठीक है, वहीं पर जो मेल है उनकी है 71 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल का आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, एवरेज निकाली जाती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर विमेन 76 ईयर्स तक जीवित है, मतलब कि कोई भी एक विमेन 76 ईयर्स तक जीवित है, तो ऐसा नहीं है वो कि वो 76 ईयर्स तक हेल्दी लाइफ जी रही है। ये बोला गया कि विमेन ज्यादा लाइफ, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो ज्यादा है, बट वो एक पुअर हेल्थ के साथ वो लाइफ जीती है। ठीक है, मतलब एक एज के बाद क्या होता है कि बीमारी उन्हें ज्यादा पकड़ती है रादर देन अगर आप उसे कंपेयर करें मेन से। तो जैसे यहाँ पे बोला गया, आपने देखा कि 76 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विमेन की, लेकिन वहीं पर विमेन की जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 64 ईयर्स। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ 64, यहाँ 76, 12 साल हेल्दी लाइफ नहीं जी जा रही। वहीं पर यही जो डिफरेंस है ये मेन के बीच में कम है। यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस है? 9 साल का। यहाँ पे कितने का है? 12 साल का। तो देख रहे हो कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच का गैप है, किसका? विमेन और मेन का। उसमें मेन जो है उनके बीच का गैप कम है और विमेन के बीच का जो गैप है वो ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। ये बोला गया है, एक और डेटा दिया गया है कि जो मेन है दे डाई
एट मच हाइयर रेट्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के थ्रू, एक्सीडेंट्स के थ्रू, सुसाइड्स के थ्रू ज्यादातर लोग जिनकी डेथ होती है वो मेन है। एंड वहीं पर विमेन की बात करी जाए तो विमेन जो है उनकी इन रीजंस की वजह से जो डेथ होती है वो कम है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि वो नॉन फेटल इलनेस के थ्रू गुजरते हैं, जैसे कि पेन डिसऑर्डर हो गया, बैक एंड नेक पेन हो गया, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक और चीज है जो इंडिया के बारे में इन्होंने डेटा दिया है। वो इंडिया के बारे में इन्होंने डेटा क्या दिया है, इन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो विमेन है वो ज्यादा एनीमिक है। मतलब कि अगर आप समझ लो, वर्ल्ड का डेटा कहता है कि वर्ल्ड लेवल पे 10 विमेन है जो 100 में से एनीमिक है। एनीमिक का मतलब क्या है कि जिनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, ठीक है। मान लो ग्लोबल लेवल पे बोला गया कि 100 में से 10 विमेन है जिनके साथ ऐसा होता है, तो इंडिया के अंदर 100 में से 20 विमेन है, मतलब डबल रेट पर इंडिया के अंदर जो विमेन है वो एनीमिक है, जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है। वहीं पर यह बोला गया कि अगर आप कंपेयर करेंगे किसमें, वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस में, तो अगर ग्लोबल लेवल पे मान लो 100 में से 10 विमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, तो इंडिया के अंदर वही रेट डबल है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि चाहे वो एनेमिक हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, दोनों के केस में अगर आप ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करोगे तो इंडिया डबल चल रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर डबल केसेस होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे करी गई। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो यही थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने, तो आपको मैंने जैसा कि बताया ही है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, ठीक है। वहां पर मैं रोज एमसीक्यू शेयर करता हूं, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।